गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम प्रारंभ करेंगे एल्गी यानी शैवाल विषय का मेंबर वाउचेरिया। वाउचेरिया जो होते हैं ये येलो ग्रीन एल्गी होते हैं, यानी पीले हरे शैवाल होते हैं। आज की इस क्लास में हम वाउचेरिया को प्रारंभ करेंगे पार्ट 1 के अंदर और इसकी स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि वाउचेरिया जो है इस शैवाल की थैलस की संरचना किस प्रकार से होती है। मैं दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास, जो कि वाउचेरिया शैवाल पर आधारित है। वाउचेरिया जो है इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन की बात करें, वाउचेरिया जो है जेंथोफाइसी वर्ग का सदस्य होता है। जेंथोफाइसी वर्ग का शैवाल है। इस वर्ग के अंदर जो पाए जाने वाले शैवाल होते हैं ये येलो ग्रीन होते हैं, पीले हरे रंग के शैवाल होते हैं। वाउचेरिया का ऑर्डर है वाउचेरियल, फैमिली है वाउचेरियसी और इसका जीनस है वाउचेरिया। तो आज की इस क्लास में हम वाउचेरिया जीनस का हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं वाउचेरिया की प्राप्ति स्थान पर। ये शैवाल जो है कहां पर पाए जाते हैं। वाउचेरिया जो है इसकी लगभग 54 प्रजातियां हैं। इनमें से 3 या 4 समुद्री जातियां हैं जो मेराइन वाटर में पाई जाती है, समुद्र के खारे पानी में पाई जाती है। इन 3-4 प्रजातियों को छोड़कर अन्य सभी जो जातियां होती है वे सभी अलवण जलीय होती हैं, अर्थात फ्रेश वाटर में पाई जाती है अथवा स्थलीय होती है, टेरिस्ट्रियल हैबिटाट में पाई जाती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वाउचेरिया जो है ये फ्रेश वाटर और स्थलीय आवास में पाई जाने वाली प्रजातियां होती है। अधिकांश जो है ये फ्रेश वाटर में, जो मीठे पानी जो है मीठे पानी में पाई जाती है अथवा स्थलीय आवासों में पाई जाती है। केवल कुछ ही प्रजातियां ऐसी हैं जो समुद्र के खारे पानी में पाई जाती है। इनमें से वाउचेरिया सेसिलिस जो है, वाउचेरिया हेमेटा है, वाउचेरिया टेरेस्ट्रिस है। ये प्रजातियां जो है स्थलीय आवास में पाई जाती है और ऐसे स्थलीय आवास जहां पर भूमि जो है नम पाई जाती है, नमी अधिक होती है, पानी की मात्रा जो है अधिक होती है, सेचुरेट पानी से सेचुरेट जो मिट्टी होती है ऐसे स्थानों पर उगती है और पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर एरेशन पाया जाता है, वायु की मात्रा जो है पर्याप्त रूप से पाई जाती है। तो ऐसे कोई भी स्थान जो स्थलीय आवास जहां पर भूमि के अंदर नमी पर्याप्त मात्रा में होती है, पर्याप्त मात्रा में वायु होती है, वहां पर वाउचेरिया की जो ये प्रजातियां हैं ये बहुत तेजी से ग्रो करती हैं और तेजी से वृद्धि करके उस मिट्टी की सतह पर हरे रंग की चटाई के रूप में जो है विकसित हो जाती है, यानी ग्रीन कलर की पूरी मैट बन जाती है। तो भूमि को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इस भूमि के ऊपर हरे रंग की चटाई बिछाई हुई है, हरे रंग की मैट जो है ये बिछा दी है। तो इतना तेजी से ये ग्रो करती है। अगर इसे पर्याप्त नमी मिल जाए और पर्याप्त मात्रा में वायु मिल जाए तो परिस्थितियां जब अनुकूल होती हैं तब ये बहुत तेजी से ग्रो करती है। वाउचेरिया एम्फीबिया जलस्थलीय प्रजाति है, नाम से स्पष्ट है एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब यही होता है ऐसी प्रजाति जो जल और स्थल दोनों में पाई जा सकती है। इसके अलावा वाउचेरिया जोनेसाई जो है यह हिमोद्भिद जाति है, यानी ये जो है पहाड़ों पर पाई जाने वाली जो बर्फ है, बर्फ के ऊपर भी आसानी से ये ग्रो करती है। तो वायुचर्या जोनेसाई जो है बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर, जब तापमान बहुत कम होता है, बर्फ जो है उपस्थित पाई जाती है, ऐसी उपस्थिति में ही वाउचेरिया जोनेसाई जो है ये पाई जाती है। भारत में वाउचेरिया की करीब 9 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से जो प्रमुख है वो है वाउचेरिया एम्फीबिया है, वाउचेरिया पोलिस्पर्मा है, वाउचेरिया अंसिनेटा है, वाउचेरिया जैमिनेटा है और वाउचेरिया सेफिलिस है। ये प्रजातियां जो है वाउचेरिया की भारतवर्ष में प्रमुखता से पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो वाउचेरिया जोनेसाई और वाउचेरिया एम्फीबिया है। इसके अलावा जो वाउचेरिया टेरिस्ट्रिस है जो स्थलीय आवास में पाई जाती है, ये प्रजातियां बहुत ही प्रमुखता से पाई जाने वाली प्रजातियां होती है वाउचेरिया की। वाउचेरिया की थैलस को अगर हम देखें तो वाउचेरिया का जो थैलस है जो कि पानी के अंदर ये ग्रो करते हैं, फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं, उनका थैलस जो है हमें इस प्रकार से दिखाई देता है। ये बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं, जब तेजी से ग्रो करते हैं तो वाउचेरिया के बहुत सारे फिलामेंट्स जो है ये एक दूसरे के अंदर उलझे हुए होते हैं, अत्यधिक शाखित होते हैं, बहुत ही लंबे लंबे फिलामेंट्स होते हैं जो इस प्रकार से हमें हमारी नग्न आंखों से दिखाई दे सकते हैं। ये एक मैक्रोस्कोपिक प्रजाति है,
जिसे हम हमारी आंखों से देख सकते हैं, तो बहुत सारे फिलामेंट है, असंख्य फिलामेंट जो है एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं, अत्यधिक शाखित फिलामेंट्स पाए जाते हैं। वाउचेरिया जो है इस प्रकार हम हमारी आंखों से इन्हें हम देख सकते हैं, वाउचेरिया के फिलामेंट्स को। अगर हम इन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, एक अच्छे माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने पर हमें इस प्रकार से वाउचेरिया के फिलामेंट जो है ये दिखाई देते हैं। माइक्रोस्कोप की सहायता से जब हम वाउचेरिया के थैलस को देखते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि वाउचेरिया की जो स्ट्रक्चर होती है, थैलस की संरचना होती है, यह फिलामेंट के समान होती है। ये धागों के समान संरचना होती है, बहुत ही लंबे लंबे फिलामेंट्स होते हैं जो कि शाखित भी होते हैं। इन फिलामेंट्स जो है यह शाखित फिलामेंट जो है ये पाई जाती है, ब्रांचिंग इनमें पाई जाती है। ये फिलामेंट हमें हरे रंग के फिलामेंट दिखाई देते हैं क्योंकि इनकी सतह के ऊपर ये क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। हरे रंग के जो पिगमेंट युक्त क्लोरोप्लास्ट जो है इनमें पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। तो स्पष्ट रूप से इसकी जो सतह के ऊपर ये गोल गोल जो है लंबे अंडाकार डिस्क के समान फिलामेंट्स ये डिस्क के समान क्रोमेटोफोर जो है ये देखे जा सकते हैं, जो स्पष्ट रूप से हरे रंग के होते हैं। और इन्हीं क्रोमेटोफोर की उपस्थिति के कारण इनका रंग जो है ये हरा होता है। तो ये स्पष्ट रूप से हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा छोटे छोटे ये न्यूक्लियस जो है ये भी हमें दिखाई देते हैं। तो बहुत सारे न्यूक्लियस जो है इसके फिलामेंट के अंदर हमें दिखाई दे सकते हैं। और इसका जो शीर्ष शीर्ष भाग जो होता है, इस शीर्ष भाग से इसमें वृद्धि होती है, तो अपेक्षाकृत रूप से सघन जीव द्रव्य यहाँ पर पाया जाता है। तो ये वाउचेरिया का जो फिलामेंट है जिसे हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख पा रहे हैं, ये हमने यहाँ पर देखा है। वाउचेरिया के थैलस के स्ट्रक्चर को डिटेल से हम अगर बात करें तो वाउचेरिया का जो थैलस होता है शाखित होता है, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है वाउचेरिया के थैलस में शाखाएं पाई जाती हैं। ये नलीय होता है, यानी नलिकाकार होता है। हमें यहाँ पर साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि फिलामेंट जो है ये ट्यूब्यूल्स के समान, नलिकाओं के समान दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा साइफोनिसिस होता है। साइफोनिसिस का मतलब होता है साइफन के समान। साइफन का मतलब होता है ये अंदर से खोखले होते हैं, कि यानी इसका जो थैलस होता है, इसका जो केंद्रीय भाग होता है, ये केंद्रीय भाग बिल्कुल खोखला होता है। हालांकि हमें डायग्राम में ये जो माइक्रोस्कोप से देखते हैं हमें यहाँ पर पता नहीं लगता। जब हम इसका सेक्शन देखेंगे, इसका हम टीएस देखेंगे, तब हमें दिखाई देगा कि ये थैलस जो है अंदर से बिल्कुल खोखला होता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि इसका जो परिधि होती है, जीवद्रव्य जो है इसकी परिधि पर पाया जाता है, केवल भित्ति के साथ पाया जाता है। और ये थैलस अंदर से खोखला होता है, तो इसलिए ऐसा जो है साइफन के समान होता है। तो दूसरा ये तंतुल होता है, यानी फिलामेंट के समान होता है। तंतुओं में शीर्ष वृद्धि एपिकल ग्रोथ पाई जाती है। इन जो शीर्ष भाग होते हैं, इन शीर्ष भाग पर सघन जीवद्रव्य पाया जाता है और यहीं से इन फिलामेंट्स की वृद्धि होती है। तो ये इनमें शीर्षस्थ वृद्धि एपिकल ग्रोथ जो है पाई जाती है। ये तंतु जो है कई सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। बहुत लंबे लंबे फिलामेंट्स जो है इनमें पाए जाते हैं और इनमें पट जो है नहीं पाए जाते। किसी प्रकार के सेप्टम का इनमें अभाव पाया जाता है। हम यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि फिलामेंट में कहीं पर भी पट नहीं बने हैं, सेप्टम नहीं बने हैं, कोशिकाएं नहीं बनी हैं। यानी इसके फिलामेंट जो है ये मल्टी सेलुलर न होकर जो है एक किसी प्रकार के सेप्टम का इसमें अभाव पाया जाता है। ये सिनोसिटिक होते हैं। सिनोसिटिक का मतलब होता है संकोशिकीय। क्योंकि पट नहीं बने हैं तो पूरे फिलामेंट के अंदर असंख्य केंद्रक जो है ये पाए जाते हैं और ये केंद्रक जो है ये कोशिका विभाजन नहीं होने से असंख्य केंद्रक जो है ये कोशिका द्रव्य के अंदर वितरित पाए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन जो है ये संकोशिकीय या सिनोसिटिक अवस्था कहलाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाउचेरिया का जो थैलस होता है ये सिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक का सीधा सा तात्पर्य है, अगर एक कोशिका में एक से अधिक केंद्रक बिखरे हुए पाए जाते हैं, वितरित होते हैं, तो ऐसी कंडीशन सिनोसिटिक कहलाती है। और चूंकि वाउचेरिया में किसी भी प्रकार का सेप्टम नहीं होता है, कोशिकाएं जो है ये विभाजित नहीं होती है, तो केवल और केवल यहाँ पर केंद्रकों का विभाजन होता है और असंख्य केंद्रक जो है ये जीवद्रव्य में वितरित पाए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन जो है सिनोसिटिक कहलाती है। इनमें पट का निर्माण जो होता है, सेप्टम का निर्माण जो होता है, केवल और केवल इंजरी के समय होता है। जब किसी प्रकार की क्षति हो जाती है उस समय सेप्टम का निर्माण होता है, अथवा जब जननांगों का निर्माण होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथ्रीडिया और ओगोनिया आदि जो बनते हैं उनके समय जो है इनका निर्माण होता है। इसके अलावा पट का निर्माण इनमें नहीं पाया जाता। परंतु एक अपवाद है वाउचेरिया स्यूडोहेमेटा। वाउचेरिया स्यूडोहेमेटा जो है इसमें जो फिलामेंट होते हैं इनमें सेप्टम भी पाए जाते हैं।
कुछ वाउचेरिया जो है जिनमें स्थलीय जातियां होती है, जो समुद्री जातियां या फिर जो स्वच्छ जल में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं उनको छोड़ दें, तो जो स्थलीय प्रजातियां हैं जो कि भूमि पर उगती है, इनके अंदर जो भूमि से चिपकने के लिए, अधोस्तर से चिपकने के लिए कुछ मूलाभास के समान, राइजोइड्स के समान कुछ संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें हम हेप्टेरोन या स्थापनांग कहते हैं। ये जो हेप्टेरोन या स्थापनांग जो है, ये राइजोइड्स के समान ही होते हैं, कई बार इन्हें राइजोइड्स भी कहते हैं। ये जो अंग होते हैं, ये भूमि के साथ अधोस्तर से चिपकने में सहायता प्रदान करते हैं, जिससे वाउचेरिया का थैलस जो है भूमि से संलग्न रहता है। जबकि जो पानी के अंदर जो प्रजातियां पाई जाती है, ये फ्री फ्लोटिंग होती है, इनमें किसी प्रकार के स्थापनांग की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ वाउचेरिया जैसे वाउचेरिया मैनाडेंसिस जो होते हैं, इनके अंदर थैलस बहुत ही अधिक विकसित होता है। इनके अंदर जो है अंडरग्राउंड राइजोइडल सिस्टम पाया जाता है। अंडरग्राउंड का मतलब ये भूमि पर पाई जाने वाली प्रजाति है। तो इनमें जो मूल के समान मूलाभास का एक तंत्र विकसित हो जाता है, जो देखने में मूल के समान, रूट्स के समान दिखाई देते हैं, और ये भूमिगत होते हैं। जिस प्रकार पादपों में जड़ें पाई जाती हैं जो जमीन के अंदर स्थित होती है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर अंडरग्राउंड राइजोइडल सिस्टम पाया जाता है, और इसके अंदर ऊर्ध्व वायवीय शाखाएं जो है वो पाई जाती है। तो ये जो है मैनाडेंसिस जो है, ये बहुत ही विकसित जो है थैलस पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि वाउचेरिया के अंदर जो थैलस पाया जाता है, ये बहुत ही विशिष्ट इसके अंदर लक्षण होते हैं। यह जो है जैसे कि साइफोनेसिस होता है, सिनोसिटिक होते हैं, ये कंडीशन जो है इसकी बहुत ही विशिष्ट होती है। इसके अलावा कुछ बहुत ही विकसित थैलस भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। थैलस की स्ट्रक्चर का हम आउटलाइन डायग्राम का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। यहाँ हम वाउचेरिया का आउटलाइन डायग्राम देख रहे हैं। इस आउटलाइन डायग्राम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके जो राइजोइड्स पाए जा रहे हैं, ये इसे किसी अन्य सतह से चिपकने में सहायता प्रदान करते हैं अगर ये टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके फिलामेंट्स बिल्कुल क्लियर है। ये जो फिलामेंट्स होते हैं, इसके केंद्रीय भाग जो होता है, इसका केंद्रीय भाग जो है, ये इसके अंदर एक सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है, एक लंबी रिक्तिका पाई जाती है, जो पूरे के पूरे थैलस में जितने भी फिलामेंट्स होते हैं उन सभी फिलामेंट्स में कंटिन्यू होती है। तो इसका जो केंद्रीय भाग चूंकि खोखला होता है, इसलिए इसकी संरचना साइफन या पाइप के समान होती है, और इसीलिए ये थैलस जो है साइफोनेसिस एल्गी होते हैं। ये थैलस जो है फिलामेंट के समान होते हैं, इनमें प्रॉपर ब्रांचिंग पाई जाती है, ये ब्रांच्ड फिलामेंट होते हैं। इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म जो है इसकी भित्ति के पास पास स्थित पाया जाता है, केंद्रीय भाग इसमें खाली होता है, साइटोप्लाज्म केवल इसकी भित्ति के समीप पाया जाता है। तो इसके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये भी इसकी परिधि के पास स्थित होते हैं। इसके अलावा इसमें जो है एंथ्रीडियम, ओवम, उगोनियम आदि जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनती है, जूस्पोर्स बनते हैं इसके अंदर। तो ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती है, ये भी इसके थैलस के ऊपर इनका निर्माण होता है। अगर इसके थैलस के किसी भाग को हम थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा जूम करके देखें, तो हमें स्पष्ट रूप से महसूस होगा कि इसकी जो परिधि होती है, इसकी परिधि जो है, इस पर मोटी सेल वॉल पाई जाती है, और इस सेल वॉल के अंदर जो है यह डिस्क के समान क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। इनकी स्ट्रक्चर डिस्क के समान पाई जाती है, जो इसकी परिधि के बिल्कुल पास स्थित पाए जाते हैं, और क्लोरोप्लास्ट से थोड़ा सा अंदर इसके छोटे छोटे केंद्रक पाए जाते हैं, यानी परिधि की तरफ जो है ये पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट या क्रोमेटोफोर, और केंद्रक जो है इनके जस्ट अंदर की तरफ पाए जाते हैं। और संचित भोजन जो है इसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में पाए जा रहे हैं, ये छोटी छोटी ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ पर पाई जा रही हैं। और इसके केंद्रीय भाग में एक वैक्यूल पाई जाती है, जिसे हम सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। जो सेंट्रल वैक्यूल जो है इसके केंद्रीय भाग में यह कंटिन्यूसली पाई जाती है, और इस सेंट्रल वैक्यूल की जो झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली है, इसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। ये टोनोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि सेंट्रल वैक्यूल को घेरे होती है। तो इस केंद्रीय रिक्तिका की वजह से, सेंट्रल वैक्यूल की वजह से इसकी संरचना जो है साइफन के समान पाई जाती है। इसको थोड़ा और अच्छे से देखने के लिए हम इसका टीएस देखते हैं। ये इसका टीएस हमने काटा है। इसका टीएस काटने पर हमें स्पष्ट रूप से केंद्रीय भाग में एक सेंट्रल वैक्यूल दिखाई देती है। केंद्रीय भाग में एक रिक्तिका होती है, और इस रिक्तिका के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे हम सेल सेप कहते हैं। और इस रिक्तिका की जो झिल्ली होती है, ये जो झिल्ली होती है, इस झिल्ली को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो ये टोनोप्लास्ट के द्वारा घिरी हुई सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है। इस वैक्यूल के जस्ट बाहर जो है
छोटे छोटे असंख्य केंद्रक पाए जाते हैं और इसके साथ साथ कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स होती हैं जो कि भोज्य पदार्थों को संचित रखने का काम करती है। इसकी जो परिधि होती है, परिधि पर डिस्क के समान क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जिन्हें हम डिस्कोइड क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। तो एक क्रोमेटोफोर है, इनकी संरचना चूंकि डिस्क के समान होती है इसलिए ये डिस्कोइड स्ट्रक्चर इनकी पाई जाती है और ये यहाँ पर इनका साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इस प्रकार साइटोप्लाज्म जो है एक वलय के रूप में पाया जाता है यहाँ पर, और ये फिलामेंट की जो वॉल होती है। ये वाउचेरिया के थैलस का हमने टीएस देखा है कि किस प्रकार से वाउचेरिया का थैलस होता है और केंद्रीय भाग में रिक्तिका होने से इनकी संरचना जो है ये साइफोनेसिस या पाइप के समान इनकी स्ट्रक्चर पाई जाती है। वाउचेरिया का जो थैलस होता है इसकी कोशिका भित्ति पतली कोशिका भित्ति पाई जाती है, बहुत ज्यादा मोटी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और दो परतों में विभेदित होती है। और इसकी जो बाह्य परत होती है ये पेक्टिन कंपाउंड्स की बनी होती है, पेक्टिन यौगिकों की बनी हुई भित्ति पाई जाती है बाह्य परत, और जो भीतरी परत होती है ये सेलुलोज से बनी होती है। पादपों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है सेलुलोज, तो इसकी भीतरी परत जो है ये सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन बाहरी परत होती है पेक्टिन की बनी होती है। लेकिन कई बार इसकी कोशिका भित्ति की जो सतह होती है उसके ऊपर चूने या लाइम का निक्षेपण भी पाया जाता है, जिससे इसकी सतह जो थोड़ी हार्ड हो जाती है, तो चूने का निक्षेपण भी कई बार इनके ऊपर पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति की जो परिधि होती है इस पर कोशिका द्रव्य की एक मोटी परत पाई जाती है, जो कि हम देख रहे थे कि कोशिका द्रव्य की मोटी परत जो है इसकी परिधि के पास पास पाई जाती है और केंद्रीय भाग में केंद्रिका रिक्तिका या सेंट्रल वैक्यूल होती है जो हमने देखा था। और इस सेंट्रल वैक्यूल के अंदर एक विशेष तरल पदार्थ भरा होता है जिसे कोशिका रस या सेल सेप कहते हैं और इसीलिए इसकी संरचना जो है साइफन के समान पाई जाती है। क्रोमेटोफोर जो हमने बात की थी ये डिस्क के समान होते हैं, बिंबाब या डिस्कोइड जो क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, और परिधि की तरफ क्रोमेटोफोर होते हैं और केंद्रीय भाग की तरफ जो है केंद्रक पाए जाते हैं। और क्रोमेटोफोर में पायरोनोइड का प्राय अभाव पाया जाता है। हमने पढ़ा था कि वोल्वक्स जब हमने पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि क्रोमेटोफोर्स के ऊपर पायरोनोइड पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पायरोनोइड जो है इसका प्राय अभाव पाया जाता है। संचित भोजन जो है इसमें ऑयल के रूप में होता है, तेल की बूंदें पाई जाती है जिनमें संचित भोजन होता है, और ये जो तेल की बूंदें जो होती है बिल्कुल छोटी छोटी रंगहीन होती है, ड्रॉपलेट्स के छोटी छोटी बूंदों के रूप में पाए जाते हैं। और जो वाउचेरिया निरंतर प्रकाश में उगते हैं वहां पर प्रकाश संश्लेषित उत्पाद के रूप में स्टार्च के रूप में संचय पाया जाता है। तो भोजन का संचय जो है यहाँ पर स्टार्च के रूप में भी पाया जाता है। तो ये यहाँ पर कंप्लीट स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है वाउचेरिया की कि किस प्रकार से वाउचेरिया का थैलस जो है ये पाया जाता है। ये थैलस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हमने देखे, ये साइफोनेसिस होता है, ये सिनोसिटिक प्रकार का थैलस पाया जाता है, इसमें क्रोमेटोफोर्स जो है परिधि पर पाए जाते हैं, ये बहुत से कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हमने देखे। इस वाउचेरिया को हम आगे की क्लासेस में कंटिन्यू रखेंगे और आगे की क्लासेस में हम इसमें रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।